सो आज हम स्टार्ट करते हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर चैप्टर 11। ठीक है। सो ये वाला चैप्टर ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर क्या है हमारे पास, थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। मतलब इस चैप्टर के नाम से हम इस चैप्टर को अगर समझे तो क्या है ये थर्मल प्रॉपर्टीज़, मतलब कोई भी अगर मैटर है उसकी क्या थर्मल प्रॉपर्टीज़ है। थर्मल मीन मतलब हमारे पास क्या उसमें हीट, क्या उसमें टेम्परेचर, इससे रिलेटेड क्या उसकी प्रॉपर्टी है, ये सब हम पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हमारे पास आता है क्या, हीट। हमारे पास आता है हीट। हीट क्या होता है हमारे पास, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूसेस इन अस द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। मतलब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो कितना सेंस हो रहा है मेरे को, ये हॉट है या कोल्ड है, दैट इज़ हीट। मतलब ये एक सेंसेशन है, दिस इज़ नॉट अ डिग्री, दिस इज़ अ सेंसेशन विच अ बॉडी प्रोड्यूसेस। ठीक है। तो ये है हमारे पास हीट। तो कितना ये जो ऑब्जेक्ट है मेरे को सेंस कर रहा है, सेंस करवा रहा है कि मैं इतना हॉट हूँ या मैं इतना कोल्ड हूँ, सो दैट इज़ कॉल्ड हीट। ठीक है। तो जैसे हम किसी को देख के बोलते हैं अरे यार कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, ऐसे बोलते हैं ना, जैसे दैट इज़ हमारी बॉडी में सेंसेशन हो रही है उस व्यक्ति को देख के, दैट इज़ हीट। ठीक है। एंड यूनिट ऑफ हीट इज़ कैलोरी। सो 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.86 जूल। अब आता है हमारे पास टेम्परेचर। सो हमारे पास टेम्परेचर क्या होता है, हमारे पास टेम्परेचर इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। अब ये मेरे पास एक मेजरिंग करने के लिए क्वांटिटी आ जाती है, उसमें हमारे पास क्वांटिटी नहीं थी मेजर करने के लिए, बट अब यहाँ हमारे पास क्या आ जाती है, क्वांटिटी आ जाती है कि इतने डिग्री सेल्सियस या इतने डिग्री केल्विन, इतने डिग्री, उतने डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री। तो दैट इज़ हमारे पास डिग्री, जिसमें हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि हाँ इतना ही हॉट है, इतने डिग्री हॉट है या इतने डिग्री कोल्ड है, दैट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है। सो अब हमारे पास आता है थर्मोमेट्रिक स्केल। थर्मोमेट्रिक स्केल क्या होता है हमारे पास, थर्मोमेट्रिक स्केल में हमारे पास 4 तरह के स्केल होते हैं। पहला स्केल होता है द सेल्सियस स्केल, दूसरा होता है द फ़ारेनहाइट स्केल, तीसरा होता है द र्यूमर स्केल एंड चौथा होता है हमारे पास द केल्विन स्केल। सेल्सियस के बारे में सुना होगा सभी ने, फ़ारेनहाइट के बारे में सुना होगा, केल्विन के बारे में सुना होगा, र्यूमर के बारे में सुना नहीं होगा। तो इसके बारे में ज़्यादा डिस्कवरी है भी नहीं, ज़्यादा चीज़ें हैं भी नहीं, तो इसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे भी नहीं। बस हमको ये पता लगाना है कि बस 4 तरह के स्केल होते हैं, बट हमको पढ़ना किस बारे में, सेल्सियस के बारे में, फ़ारेनहाइट के बारे में एंड केल्विन के बारे में। गॉट इट। सो हमारे पास इसमें एक अपर फिक्स पॉइंट होता है, एक लोअर फिक्स पॉइंट होता है। अपर फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं स्टीम पॉइंट, लोअर फिक्स पॉइंट को बोलते हैं हम आइस पॉइंट। स्टीम पॉइंट मीन्स मतलब कितने डिग्री टेम्परेचर पे मेरा वाटर जो है वो स्टीम बन जाएगा, एंड लोअर फिक्स पॉइंट इज़ द कितने डिग्री टेम्परेचर पे मेरा जो वाटर है वो आइस बन जाएगा। सो सबसे पहले हम सेल्सियस पे देखेंगे, देन फ़ारेनहाइट पे देखेंगे, देन केल्विन पे देखेंगे कि सेल्सियस का मेरे पास स्टीम पॉइंट क्या है, फ़ारेनहाइट का मेरे पास स्टीम पॉइंट क्या है, केल्विन का स्टीम पॉइंट क्या है, एंड सेल्सियस का मेरे पास आइसिंग पॉइंट क्या है, फ़ारेनहाइट का मेरे पास आइसिंग पॉइंट क्या है, एंड केल्विन का मेरे पास आइसिंग पॉइंट क्या है। क्लियर। सो हमारे पास सेल्सियस के बारे में तो सभी को पता होगा कि हमारे पास जो वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम बनना शुरू हो जाता है, एंड 0 डिग्री सेल्सियस पे मेरा वाटर जो है वो आइस बन जाता है। सो हमारे पास सेल्सियस के लिए 100 डिग्री सेल्सियस इज़ द स्टीम पॉइंट एंड 0 डिग्री सेल्सियस इज़ द आइस पॉइंट। फ़ारेनहाइट के लिए हम देखेंगे कि कितना होता है स्टीम पॉइंट। 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ द स्टीम पॉइंट एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ द आइस पॉइंट। क्लियर। केल्विन पे हमारे पास 373 केल्विन होता है एंड आइस पॉइंट इज़ द 273। एक्चुअल में ये जो होता है वो 273.15 केल्विन होता है। इज़ इट क्लियर। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कन्वर्जन। कन्वर्जन हम करते हैं कि एक से दूसरे में कन्वर्ट कैसे करते हैं, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में, केल्विन को फ़ारेनहाइट में, या केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में। तो हमारे पास एक इसका सुंदर सा बहुत ही खूबसूरत सा एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला है कि टेम्परेचर ऑन वन स्केल, मतलब किसी भी एक स्केल का टेम्परेचर, मान लो हम सेल्सियस ले रहे हैं या फ़ारेनहाइट ले रहे हैं या केल्विन ले रहे हैं, उसका टेम्परेचर माइनस उसी का लोअर फिक्स पॉइंट। फॉर एग्जांपल हमने सेल्सियस लिया तो सेल्सियस का लोअर फिक्स पॉइंट इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, अपॉन में अपर फिक्स पॉइंट सेल्सियस लिया तो अपर फिक्स पॉइंट सेल्सियस का ही 100 डिग्री सेल्सियस, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट माइनस में 0 डिग्री सेल्सियस। इक्वल किसके होगा, टेम्परेचर और अदर्स के। मान लो सेल्सियस से हमको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन का टेम्परेचर और अदर स्केल हम कुछ भी ले रहे हैं, तो मान लो हम टी के ले लेते हैं, टी के हमें नहीं पता, टी के ले लेते हैं, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, केल्विन का ही लोअर फिक्स पॉइंट क्या है हमारे पास 273 डिग्री, देन अपॉन में
अपर फिक्स पॉइंट कितना है 373, माइनस में लोअर फिक्स पॉइंट कितना है 273। तो ये हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला। क्लियर। सो देखो इसमें नेक्स्ट पेज में जो हमारे पास आता है, नेक्स्ट पेज में है हमारे पास TC माइनस जीरो। जैसे मैंने बोला था सेल्सियस को मैं कन्वर्ट अगर करता हूँ फ़ारेनहाइट में, पहले इतना सा करता हूँ, सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करेंगे, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे। तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या था, TC टेम्परेचर ऑन, क्या था, टेम्परेचर ऑन वन स्केल। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑन वन स्केल माइनस ज़ीरो, ज़ीरो मतलब इसका लोअर फिक्स पॉइंट, अपॉन में अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। तो TC माइनस ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो इज़ द लोअर फिक्स पॉइंट, अपॉन में 100 माइनस ज़ीरो। क्लियर। देन उसके बाद क्या आता है हमारे पास, कन्वर्ट किस में करेंगे, अगर फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, TF माइनस 32 अपॉन में 180। अब TF क्या हमारे पास फ़ारेनहाइट है, माइनस 32 क्या है उसका लोअर फिक्स पॉइंट, अपॉन में 180 माइनस करके जो आ रहा है, मतलब अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट को माइनस करके ये आ जाएगा हमारे पास। क्लियर। सो उसके बाद TK माइनस 273.15 अपॉन में 100। तो ये हमारे पास कहाँ से आ रहा है, वो फॉर्मूले से ही जनरेट हो रहा है। इज इट क्लियर। देन आता है हमारे पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, एक हमारे पास साइंटिस्ट था चार्ल्स लॉ, तो उसने कुछ हमको फॉर्मूले दिए थे। वो क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ इफ़ VT एंड V0 आर दी वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस एंड 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब वॉल्यूम अगर T डिग्री सेल्सियस पे इतना होगा एंड वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस पे इतना होगा, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, तो VT का जो फॉर्मूला होगा, VT इज इक्वल्स टू V0 ब्रैकेट 1 प्लस T अपॉन में 273.15। दिस इज द चार्ल्स लॉ, मतलब वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट 1 प्लस T टेम्परेचर अपॉन में 273.15। क्लियर। टेम्परेचर मतलब जहाँ का भी हमको निकालना होगा वहाँ के लिए टेम्परेचर हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस विल बी लेस देन वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर जो वॉल्यूम है गैस का 0 डिग्री से कम, विल बी लेस देन V एट ज़ीरो, और वॉल्यूम एट 0 डिग्री, मतलब अगर मेरे पास वॉल्यूम जो होगा गैस का बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस से कम, विल बी लेस देन वॉल्यूम एट ज़ीरो, मतलब जो वॉल्यूम मेरे पास 0 डिग्री पे होगा, और अगर 0 डिग्री से कम अगर वॉल्यूम होता है मेरा, 0 डिग्री से कम वाले टेम्परेचर पे मेरा वॉल्यूम जो है कम रहता है इस वाले वॉल्यूम से, तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट माइनस T डिग्री सेल्सियस, तो वो टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होगा तो माइनस का T हो जाएगा। सो माइनस T डिग्री सेल्सियस इज वॉल्यूम एट माइनस T इज इक्वल्स टू वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस ब्रैकेट 1 माइनस T अपॉन 273.15। ये अभी भी नहीं समझे तो एक और बार बता देता हूँ, क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द गैस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर मेरे पास, मैं इसको लिख के बताता हूँ, अगर मेरे पास वॉल्यूम जो है 0 डिग्री सेल्सियस, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो वॉल्यूम है 0 डिग्री सेल्सियस पे वो आ रहा है 4 डिग्री, वॉल्यूम जो है 4 आ रहा है, फॉर एग्जांपल 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या आ रहा है 4, और अगर मेरे पास वॉल्यूम बोला है किस पे, 0 डिग्री सेल्सियस से कम पे, वॉल्यूम अगर 0 डिग्री सेल्सियस से कम पे, अगर मैं मान लेता हूँ कि अगर मेरे पास टेम्परेचर है माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस, माइनस के 2 डिग्री सेल्सियस पे मेरे पास जो वॉल्यूम आ रहा है वो 2 आ रहा है, अगर ये कंडीशन फॉलो होती है तो वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस विल लेस देन दी वॉल्यूम एट T डिग्री सेल्सियस, ये है हमारे पास कंडीशन। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बन जाता है, दिस क्या है हमारे पास, V माइनस T इज इक्वल्स टू V0 ब्रैकेट 1 माइनस T अपॉन 273.15। क्लियर। तो हमारे पास इसका ये ग्राफ आ जाता है, एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर का ग्राफ है हमारे पास ये वाला। तो हमारे पास माइनस का 273, ये बीच में 0, फिर देन 100, देन 200, देन 300 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ आ जाता है। सो हमारे पास इस ग्राफ में क्या है, हमारे पास वॉल्यूम, ये है वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ हो रहा है, ये देखो ये डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, कितने टेम्परेचर, माइनस के 273, और टेम्परेचर भी हमारे पास 0 से कम हो रहा है, तो यही वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। एंड ऊपर वाली जो कंडीशन में थी वो ग्रेटर था, तो इसलिए यहाँ प्लस आ रहा था, यहाँ हमारे पास माइनस T डिग्री आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा फॉर्मूले में। तो V0 ब्रैकेट 1 माइनस T अपॉन 273.15, दिस इज़ द फॉर्मूला। देन आता है हमारे पास मेन टॉपिक, यहाँ से शुरू हो रहे हैं, थर्मल एक्सपेंशन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सपेंशंस, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन।
लीनियर एक्सपेंशन क्या है हमारे पास, अगर मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो लीनियरली टेम्परेचर, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा हूँ और उसकी लेंथ जो है वो लीनियरली इंक्रीज़ हो रही है, दैट मीन्स दैट एक्सपेंशन इज़ नोन एज लीनियर एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन क्या होता है मेरे पास, अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा हूँ और टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते करते मेरा जो सरफेस एरिया है इस ऑब्जेक्ट का वो भी इंक्रीज़ हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड सुपरफिशियल एक्सपेंशन। क्यूबिकल एक्सपेंशन में क्या है मेरे पास, जो उसका जो वॉल्यूम है वो अगर इंक्रीज़ हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्लियर। सो अब यहाँ से हम पढ़ेंगे सबसे पहले लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मूला। सो लीनियर एक्सपेंशन के लिए हम क्या देखेंगे, देखो हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ये रॉड है, रॉड की जो स्टार्टिंग में लेंथ है वो क्या है, एल है। इसको मैंने हीट कर दिया, तो हीट करने के बाद जो टोटल लेंथ जो आई वो आई एल डैश, मतलब स्टार्टिंग से लेकर हीट करने के बाद तक जो लेंथ आई वो क्या आई, एल डैश आ गई। तो कितना मेरे लेंथ में चेंज आया, दैट इज़ एल डैश माइनस एल। एल डैश हीट करने के बाद हो गया था, एल जो था हीट करने से पहले था, तो कितना चेंज आया मेरे पास, तो फाइनल माइनस इनिशियल, एल डैश माइनस एल कर दिया, तो दिस इज़ द चेंज। एंड ये चेंज जो है वो डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा मैं हीट करूँगा उतना ही ज़्यादा मेरे पास चेंज इन लेंथ होगा। ठीक है। सो हमारे पास एल डैश माइनस एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एल। अच्छा, अगर मेरे पास ये ऑब्जेक्ट जो है मैंने जो लिया था वो स्टार्टिंग से ही बड़ा हो, अगर मेरे पास इसकी लेंथ, मान लो मैंने स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट लिया वो ऑब्जेक्ट लेता हूँ मैं 10 सेंटीमीटर का, और जो एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ उसका जो लेंथ है वो मैं ले लेता हूँ 15 सेंटीमीटर। फॉर एग्जांपल ये पहले मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया 10 सेंटीमीटर का एंड एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने 20 सेंटीमीटर का। ठीक है, 20 सेंटीमीटर का। सो हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ जो लेंथ इंक्रीज होगी वो सेम एल डैश माइनस एल हो गया, एंड हमारे पास यहाँ से भी जो आएगा एल डैश माइनस एल ही होगा, एल डैश माइनस एल। ठीक है। सो अब इसमें क्या है, दोनों में डिफरेंस, जितना ज़्यादा टेम्परेचर मैं स्टार्टिंग वाले में 10 सेंटीमीटर वाले में बढ़ाऊंगा उतना ही ज़्यादा मेरे पास एल डैश माइनस एल इंक्रीज़ होगा। इस सेम कंडीशन इसमें भी होगा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगा उतना ही ज़्यादा मेरे पास क्या इंक्रीज़ होगा, एल डैश माइनस एल इंक्रीज़ होगा। ठीक है। बट एक चीज़ और आ जाती है, वो एक चीज़ क्या है हमारे पास, कि अगर मेरे पास ये जो 10 सेंटीमीटर वाला ऑब्जेक्ट है इसको अगर मैं हीट करता हूँ तो ये ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा, क्योंकि कम इंक्रीज़ करेगा क्योंकि ये छोटा ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर। जितने बड़े ऑब्जेक्ट को मैं हीट करूँगा उतना ज़्यादा इंक्रीज़ करेगा। सो दैट मीन्स मेरे पास एल डैश माइनस एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब इनिशियल लेंथ पे भी हमारे पास क्या करता है, ये डिपेंड करता है ये ऑब्जेक्ट। क्लियर, इनिशियल लेंथ पे भी क्या करता है, ये डिपेंड करता है। देन इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके लिखूँ, ये इक्वेशन 1 मान लूँ एंड ये इक्वेशन 2 मान लूँ, सो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, एल डैश माइनस एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी एल, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटके क्या लगेगा मेरे पास, एल्फा। सो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, एल डैश माइनस एल इज इक्वल्स टू एल्फा डेल्टा टी एल। माइनस का एल उधर जाके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। सो एल डैश इज इक्वल्स टू एल प्लस एल्फा डेल्टा टी एल। दोनों में एल कॉमन आ रहा है तो एल कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी बच गया। क्लियर। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है एल डैश इज इक्वल्स टू, मतलब जो लास्ट में हीट करने के बाद जो लेंथ बनी वो क्या बनी, एल डैश इज इक्वल्स टू एल 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। अब आता है हमारे पास सुपरफिशियल एक्सपेंशन, सेम इसमें यही है, मेरे पास जितना चेंज होगा सरफेस एरिया में, एस डैश माइनस एस, हमारे पास एस इज़ द इनिशियल सरफेस एरिया एंड एस डैश इज़ द फाइनल सरफेस एरिया। इंक्रीज होने के बाद मेरे को चेंज निकालना है, चेंज निकालने के लिए फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे, एंड दैट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड डिपेंड ऑन द इनिशियल सरफेस एरिया। अगर स्टार्टिंग में इनिशियल सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो मेरे पास जो फाइनल में जो चेंज होगा वो भी ज़्यादा होगा, दैट मीन्स दोनों ही आपस में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो एल एस डैश माइनस एस is directly proportional to delta t and s dash minus s is directly proportional to s। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, s डैश माइनस एस इज इक्वल्स टू, वो जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है उसको हटके क्या आ जाएगा मेरे पास, बीटा। बीटा इज द कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन, तो बीटा डेल्टा टी इंटू एस। सेम इसी कंडीशन में एस डैश की वैल्यू निकाल के एस वहाँ भेज देंगे, पॉजिटिव का हो जाएगा, एंड एस कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एस डैश इज इक्वल्स टू एस 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। देन हमारे पास आता है क्यूबिकल एक्सपेंशन।
क्यूबिकल एक्सपेंशन में भी सेम, वी डैश माइनस वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, वॉल्यूम में चेंज जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डेल्टा टी के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इनिशियल वॉल्यूम के। सो हमारे पास इसमें जो कोफिशिएंट है वो चेंज हो जाएगा, बस उसमें क्या आ जाएगा, गामा। सो वी डैश माइनस वी इज इक्वल्स टू गामा वी डेल्टा टी। इतना क्लियर। सो यहाँ से वी डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी प्लस गामा वी डेल्टा टी, वी बाहर ले लिया तो हमारे पास आंसर आ गया वी डैश इज इक्वल्स टू वी 1 प्लस गामा डेल्टा टी। क्लियर। अब आता है हमारे पास एक कंसेप्ट कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन क्या है हमारे पास, ये देखो, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन हमारे पास एक फॉर्मूला होता है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, वेयर पी इज द प्रेशर, वी इज द वॉल्यूम, एन इज द नंबर ऑफ मोल एंड आर इज द गैस कांस्टेंट एंड टी इज द टेम्परेचर। तो एट कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास ये जो कांस्टेंट प्रेशर था इस पे हमारे पास पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी आ गया। एंड देन उसके बाद हमारे पास जब कॉन्सेंट्रेशन रखेंगे तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, पी डेल्टा वी मतलब चेंज, वॉल्यूम में चेंज, इज इक्वल्स टू एन आर इज द कांस्टेंट, बचा के हमारे पास डेल्टा टी। सो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा टी हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा। सो दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, पी डेल्टा वी अपॉन में पी वी इज इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी अपॉन में एन आर टी। पी कैंसिल, एन आर कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या, डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू डेल्टा टी बाई टी। सो हमारे पास डेल्टा टी नीचे आ जाएगा, डेल्टा वी अपॉन में वी डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 बाय टी, ये फॉर्मूला आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ से 1 बाय टी की जगह मैंने यहाँ गामा लिख रखा है, ये कैसे आया है ना, तो इसके लिए एक छोटा सा डिराइव और है, मैं बता देता हूँ। वी डैश इज इक्वल टू वी ब्रैकेट में 1 प्लस गामा डेल्टा टी, ये अभी हमने क्यूबिकल एक्सपेंशन में पढ़ा था, यहाँ हमने क्यूबिकल एक्सपेंशन में पढ़ लिया था। तो वी डैश इज इक्वल्स टू वी 1 प्लस गामा डेल्टा टी, वी जो है वो मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा, वी डैश अपॉन में वी इज इक्वल्स टू बचा क्या, 1 प्लस गामा डेल्टा टी, 1 प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, फिर इक्वल्स टू में क्या बचेगा, गामा डेल्टा टी बचेगा। यहाँ हम क्या कर देंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वी डैश माइनस वी अपॉन में वी इज इक्वल्स टू गामा डेल्टा टी हो जाएगा। क्लियर। सो हमारे पास वी डैश माइनस वी क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल इज द चेंज, चेंज को हम लिखते हैं डेल्टा वी, दैट मीन्स डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल्स टू गामा डेल्टा टी। डेल्टा टी नीचे ले आएंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड में ले आएंगे, सो हमारे पास क्या बन जाएगा, डी डेल्टा वी अपॉन में वी डेल्टा टी इज इक्वल्स टू गामा। सो हमारे पास अब गामा का फॉर्मूला आ गया, डेल्टा वी अपॉन वी डेल्टा टी इज इक्वल्स टू गामा, एंड यहाँ से हम इसकी वैल्यू क्या पुट कर देंगे, गामा, दैट मीन्स 1 बाई टी इज इक्वल्स टू गामा। इज दैट क्लियर। सो अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन, ये तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लगभग पेपरों में आता ही आता है। सो हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा बीटा एंड गामा। अल्फ़ा बीटा एंड गामा में रिलेशन निकालेंगे। सो क्या रिलेशन है, अच्छा सभी को पता होगा वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब होता है, मतलब साइड क्यूब। तो हम यहाँ से करेंगे फॉर्मूला स्टार्ट, v इज इक्वल्स टू एल क्यूब, एल इज़ द लेंथ। सो एल क्यूब, मेरे पास जो फॉर्मूला आया था लीनियर एक्सपेंशन से, तो वो क्या आया था, एल डैश इज इक्वल्स टू एल ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। सो हमारे पास वी डैश क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एल डैश का क्यूब, सेम ही होगा वही, ठीक है, क्यूब करेंगे। एल डैश की वैल्यू जो है हम ये वाली पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, वी डैश इज इक्वल्स टू एल का क्यूब, मतलब इस पे भी क्यूब और इस पे भी होल क्यूब, तो एल क्यूब ब्रैकेट में 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब। क्लियर। एल क्यूब जो है, एल क्यूब की वैल्यू देखो ऊपर जो है क्या है, वी, तो मैं एल क्यूब की वैल्यू वी पुट कर दूंगा, तो मेरे ब्रैकेट के बाहर वी आ गया, और 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी का होल क्यूब है, इसमें क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, वो फॉर्मूला पुट करके हमारे पास ये रिजल्ट आ गया, 1 प्लस एल्फा क्यूब डेल्टा टी क्यूब प्लस 3 एल्फा डेल्टा टी प्लस 3 एल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया, क्यूब खोल के आंसर आ गया। देन हमारे पास ये जो अल्फ़ा है, ये तो कोफिशिएंट है, ये पहले से बहुत छोटी वैल्यू है, वेरी स्मॉल। सो अगर इसका क्यूब कर देंगे तो और स्मॉल हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो और स्मॉल हो जाएगा, दैट मीन्स इतना स्मॉल हो जाएगा कि ये नेगलेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स हमारे पास जो टर्म है अल्फ़ा क्यूब वाला और अल्फ़ा स्क्वायर वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 3 अल्फ़ा डेल्टा टी वाला टर्म बचेगा एंड 1 बचेगा। तो हमारे पास फॉर्मूले में आ गया v डैश इज इक्वल्स टू वी 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी आ गया हमारे पास। क्लियर। सो वहीं से गामा इज इक्वल्स टू, मेरे को गामा का फॉर्मूला पता है, गामा का फॉर्मूला क्या होता है, गामा इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन में वी डेल्टा टी, जो अभी हमने पहले
ऊपर निकाला था, गामा इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन में वी डेल्टा टी, और डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं, वी डैश माइनस वी, मतलब चेंज को क्या लिख सकते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो हमने वो लिख दिया अपॉन में वी डेल्टा टी। अभी अभी हमने वी डैश की वैल्यू निकाली, वी डैश की वैल्यू क्या निकाली हमने, वी डैश इज इक्वल्स टू वी ब्रैकेट में 1 + 3 अल्फा डेल्टा टी, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर दी वही वाली, माइनस में वी एंड वी कॉमन लेके कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 3 अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा टी से डेल्टा टी भी कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ 3 अल्फा। सो हमारे पास फॉर्मूला आ गया गामा इज इक्वल्स टू 3 अल्फा, तो हमारे पास ये आ गया गामा बाय 3 इज इक्वल्स टू अल्फा। सेम ऐसे ही हमारे पास क्या आता है, सिमिलरली बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे कि वॉल्यूम वाला नहीं, अब इसमें लगाएंगे हम एरिया वाला। एरिया का जो फॉर्मूला होता है मतलब सुपरफिशियल एक्सपेंशन वाला, एल स्क्वायर, फिर एल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, देन वहाँ से बीटा की वैल्यू आएगी। सो दोबारा से करके हमारे पास जो बीटा आ जाएगा वो क्या आएगा, बीटा इज इक्वल्स टू 2 अल्फा। सो 2 नीचे चला गया तो अल्फा इज इक्वल्स टू क्या आ गया, बीटा बाय 2, एंड हमारे पास जो तीनों के बीच में रिलेशन आया दैट इज अल्फा बाय 1 इज इक्वल्स टू बीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू गामा बाय 3। क्लियर। सो अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। एनॉमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, पानी का दोगलापन। मतलब अगर हिंदी में समझे तो पानी का दोगलापन मतलब दो तरह की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मतलब अजीब सा है ये, ठीक है ना। तो क्या है ये, ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड एक्सपेंड ऑन हीटिंग बट वाटर बिहेव इन अ पेक्यूलर मैनर। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि पानी जो है वो अलग ही तरीके से बिहेव करता है बाकी दूसरे लिक्विड से हटके। बाकी दूसरे लिक्विड की प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मैं किसी भी लिक्विड को हीट करता हूँ तो वो एक्सपेंड करेगा, एंड मैं उसको कोल्ड करता हूँ तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। बट पानी के साथ उल्टा है। पानी के साथ अगर मैं पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से हीट करना शुरू करता हूँ, 0 से 4 तक अगर जाता हूँ, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर जाता हूँ, तो पानी जो है वो हीट करने के बाद होना क्या चाहिए था, उसको एक्सपेंड होना चाहिए था, बट पानी के साथ उल्टा है। पानी क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे, एंड अबव 4 डिग्री सेल्सियस वो क्या करता है, एक्सपेंड करता है। मतलब 0 से 4 डिग्री अगर हमने टेम्परेचर बढ़ाया तो वाटर जो है वो पहले क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एंड अबव 4 डिग्री सेल्सियस हमारा वाटर क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा। तो यहीं लिखा है व्हेन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड इट्स वॉल्यूम डिक्रीज एंड द therefore its density increase until its temperature reaches 4 degree Celsius. Above 4 degree Celsius the volume increase and therefore the density will decrease. तो this is the anomalous expansion of water की मतलब expand हो तो रहा है बट anomalous तरीके से expand हो रहा है। तो हमारे पास एक ग्राफ भी है। ग्राफ में सबसे पहले क्या बोला है, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच का ग्राफ है। वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच का ग्राफ क्या है हमारे पास, तो देखो धीरे धीरे वॉल्यूम जो है वो मेरी घट रही है। 4 डिग्री सेल्सियस पे आया तो मेरी उसके बाद वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। बट मेरा डेंसिटी क्या है, उसका ऑपोजिट होता है। जैसे ही मेरा 0 to 4 जा रहा हूँ मेरी डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, बट 4 डिग्री के बाद मेरी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। तो वॉल्यूम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। वॉल्यूम इंक्रीज तो डेंसिटी डिक्रीज। अच्छा, इसका बहुत एक सुंदर सा, एक बहुत खूबसूरत सा एक एग्जांपल भी है हमारे पास। वो एग्जांपल क्या है कि आपने सबने देखा होगा कि हमारे पास जो आइस क्यूब होती है, आइस क्यूब की जो ट्रे होती है उसमें आइस क्यूब होते हैं। अगर मेरे को आइस क्यूब, कुछ पार्टी वगैरह होती है हमारे घर में, तो आइस क्यूब अगर निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, कभी कभार हम उसके ऊपर थोड़ा सा ना पानी डाल देते हैं। पानी डाल देते तो एकदम से आइस क्यूब जो है वो निकल जाती है। तो इससे क्या हुआ, हमने आइस क्यूब तो ठंडा था, 0 डिग्री सेल्सियस पे था, हमने पानी डाला बट पानी तो हमारा 0 पे था नहीं। इसका मतलब हमने आइस क्यूब को क्या किया, हीट किया, हल्का सा हमने टेम्परेचर बढ़ाया। तो टेम्परेचर बढ़ाया तो वो क्या कर गया, कॉन्ट्रैक्ट कर गया। क्या कर गया, कॉन्ट्रैक्ट किया, और कॉन्ट्रैक्ट करते ही वो आइस क्यूब जो है वो ट्रे से बाहर आ गया, एंड हमने उसके बाद वो निकाल लिया। तो दिस इज द एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। क्लियर। देन आता है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही शानदार टॉपिक आता है, स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या है हमारे पास, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी मास रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, मतलब इतना कितना अमाउंट ऑफ हीट अगर मेरे को चाहिए कि मैं उस एक यूनिट मास का टेम्परेचर बढ़ा दूँ, कितना बढ़ा दूँ, 1 डिग्री बढ़ा दूँ मैं, that is called specific heat. The amount of heat required to raise the temperature
of unit mass of the substance through 1 degree, that is called specific heat. Specific heat को हम डिनोट किससे करते हैं? C से करते हैं. C is equals to delta Q. Delta Q is the heat raised. मैं कितना टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ. Mass is inversely proportional and temperature is also inversely proportional. That means C is equals to delta Q upon में m delta T. एंड डेल्टा क्यू अगर मेरे को निकालना है, डेल्टा क्यू की वैल्यू कितना मैं टेम्परेचर रेस कर रहा हूँ. सो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी. डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी. एम इज द मास, सी इज द स्पेसिफिक हीट एंड डेल्टा टी इज द टेम्परेचर. तो हमारे पास फॉर्मूला आ गया डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी. देन आता है हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट. मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होता है हमारे पास? द अमाउंट ऑफ हीट. अब मोलर का मतलब कहीं ना कहीं मोल का भी कंसेप्ट आएगा इसमें. द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल. मतलब मेरे को टेम्परेचर रेज करना है किसका? 1 मोल का ऑफ द सब्सटेंस. उस सब्सटेंस के कितना करना है? थ्रू 1 डिग्री. तो इसमें भी हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया? C इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू. अब उसमें यूनिट मास था तो इसलिए हमने वहाँ m लिखा था. यहाँ हमारे पास 1 मोल है तो इसलिए हम 1 मोल लिखेंगे, मतलब n नंबर ऑफ मोल्स. क्लियर? देन आता है हमारे पास हीट कैपेसिटी. हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? S इज इक्वल्स टू MC. इसमें क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री. बस इसमें हमको क्या करना पड़ता है? 1 डिग्री टेम्परेचर को रेस करना पड़ता है. बस इतना ही होता है हमारे पास हीट कैपेसिटी. सो S इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है हमारे पास? MC. क्लियर? देन आता है हमारे पास वाटर इक्विवेलेंट. वाटर इक्विवेलेंट क्या होता है हमारे पास? द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वाटर विच रिक्वायर्ड द सेम अमाउंट हीज एज इज रिक्वायर्ड बाय द गिवन बॉडी फॉर द सेम राइज ऑफ टेम्परेचर. इसका मतलब क्या है हमारे पास? वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? यहाँ देखो, द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वाटर विच रिक्वायर्ड. मतलब मास ऑफ वाटर विच रिक्वायर्ड द सेम अमाउंट ऑफ हीट. मतलब उस मास को जितने अमाउंट ऑफ हीट चाहिए बाय द गिवन बॉडी फॉर द सेम राइज ऑफ टेम्परेचर. और जितना राइज होगा उसके टेम्परेचर में उतना ही टेम्परेचर उसको चाहिए. दैट इज हमारे पास वाटर इक्विवेलेंट. तो हमारे पास इसका फॉर्मूला आ जाता है W इज इक्वल्स टू MC. देन आता है हमारे पास कैलोरीमीटर. कैलोरीमीट्री. तो कैलोरीमीट्री क्या होता है हमारे पास? मेजरमेंट ऑफ हीट को हम बोलते हैं. इस प्रोसेस, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं कैलोरीमीट्री. इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द मेजरमेंट ऑफ हीट इज कॉल्ड कैलोरीमीट्री. इसमें जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? हीट गेन्ड इज इक्वल्स टू हीट लॉस्ट. हीट कितना गेन कर रहा है इक्वल होगा कितना लॉस कर रहा है. अगर मान लो मेरे पास जो हीट है वो हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र करता है, तो इसमें क्या होता है हमारे पास कि जितना मेरा हॉट वाला ऑब्जेक्ट जो है वो ट्रांसफ़र कर रहा है कोल्ड वाले ऑब्जेक्ट में, तो उसका जो रेशो होगा वो क्या होगा? इक्वल. मतलब जितना गेन होगा उतना ही क्या होगा? लॉस होगा. मतलब हॉटर ऑब्जेक्ट ने जितना लॉस्ट कर दिया उतना ही गेन किसने किया? कोल्डर ऑब्जेक्ट में. तो ये हमारे पास हीट गेन इज इक्वल्स टू हीट लॉस्ट. तो इसमें क्या होता है? द स्टेट दैट द हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी इज इक्वल्स टू द हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी. ठीक है ना? यही मैंने बता दिया. तो चेंज ऑफ स्टेट अब हमारे पास आता है. स्टेट में चेंज कैसे होगा? सबसे पहले आता है मेल्टिंग ऑफ अ सॉलिड. सॉलिड जो मेल्ट है, सॉलिड जो है वो मेल्ट हो रहा है. तो इसका मतलब सॉलिड को अगर मैं हीट करूँगा तो क्या हो जाएगा? सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड हीट करने पे. देन वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड में क्या होगा? लिक्विड हीट करने पे क्या बन जाएगा हमारे पास? वेपर बन जाएगा. क्या बन जाएगा? वेपर बन जाएगा. देन हमारे पास कंडेंसेशन में क्या होगा हमारे पास? कंडेंसेशन ऑफ वेपर. वेपर को अगर हम कूल करेंगे तो क्या बन जाएगा? लिक्विड बन जाएगा. फ्रीजिंग में क्या है हमारे पास? फ्रीजिंग ऑफ अ लिक्विड. लिक्विड को अगर मैं कूल करूँगा तो क्या बन जाएगा? सॉलिड बन जाएगा. क्लियर? देन इसका ही एक ग्राफ है हमारे पास. ये हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस है. ये क्या है हमारे पास? 0 डिग्री सेल्सियस है. ठीक है? तो 0 डिग्री सेल्सियस है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? देखो, मेल्टिंग ऑफ आइस यहाँ हो गया 0 डिग्री सेल्सियस पे. थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? लिक्विड. देन उसके बाद और थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते मेरा लिक्विड हो गया. देन उसके बाद यहाँ से कांस्टेंट रखूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा? वेपराइजेशन. देन उसके बाद टेम्परेचर बढ़ाऊँगा तो क्या हो जाएगा? वेपर फॉर्म हो जाएगी. तो जहाँ देखो 0 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में हमारे पास यहाँ वेपराइजेशन वाला स्टेट आ जाएगा. देन उसके बाद क्या बन जाएगा? वेपर बन जाएगा. क्लियर? तो हमारे पास लेटेंट हीट क्या है हमारे पास? यहाँ से देखो,
द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ द सब्सटेंस। मतलब क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, मतलब इतनी मिनिमम अमाउंट ऑफ हीट अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट में दूं जिस हीट से मेरे उस ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज हो जाए एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ द सब्सटेंस। तो कितना हीट, क्यू का फॉर्मूला हो जाएगा क्यू इज इक्वल्स टू एम एल, क्यू इज इक्वल्स टू एम एल हो जाएगा। देन हमारे पास आता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दो तरह के होते हैं, एक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है और एक हमारे पास होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या होता है हमारे पास, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास, उस अमाउंट ऑफ हीट अगर उस ऑब्जेक्ट में दूं जिससे उसके स्टेट चेंज हो जाए ऑफ यूनिट मास, सिर्फ यूनिट मास की, ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से कन्वर्ट किस में करना होता है मेरे को, लिक्विड में, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इसको हम क्या बोलते थे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जब सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना होता है यूनिट मास को उस सब्सटेंस के, उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देन आता है हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड टू वेपर। इसमें क्या कर रहे हैं, लिक्विड टू वेपर, देखो सॉलिड टू लिक्विड किया, फिर देन लिक्विड टू वेपर करेंगे एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ क्या आ जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि वेपर में क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। क्लियर, इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इतना क्लियर। देन आता है हमारे पास थर्मल कंडक्शन। थर्मल कंडक्शन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ बॉडी टू अनदर। मतलब अगर हमारे पास जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है, ट्रेवल कर रही है एक बॉडी से दूसरी बॉडी, एक ऑब्जेक्ट के पार्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के दूसरे पार्ट पे, दैट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्शन। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या होता है, बॉडी टू अनदर एट अ लोअर टेम्परेचर थ्रू मॉलिक्यूलर कोलिजन विदाउट एनी एक्चुअल फ्लो ऑफ हीट मैटर। तो अब थ्रू मॉलिक्यूलर कोलिजन, इसमें क्या होता है, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। अब होता क्या, कोलाइड करते टाइम जो ट्रांसफर ऑफ हीट है वो हैपन होता है, एक्चुअल में मेरे पास मैटर ट्रांसफर नहीं होता, बस कोलिजन से मेरे पास सिर्फ हीट ट्रांसफर होता है। क्लियर। सो हमारे पास इसमें सबसे पहला आता है स्टेडी स्टेट एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट आता है। तो मान लो हमारे पास एक ये रॉड है हमारे पास, ठीक है, ए बी एक रॉड है, हमने स्टार्टिंग में इसका ये हॉट एंड है और ये क्या है उसका कोल्ड एंड है। तो मैंने बताया था जो हीट है वो हॉट टू कोल्ड ट्रेवल करता है, तो यहाँ से यहाँ ट्रेवल करेगा। बीच में हमारे पास एक सरफेस हमने एज्यूम कर लिया एक्स डिस्टेंस पे, आइसोथर्मल सरफेस। व्हाट इज आइसोथर्मल सरफेस, आइसोथर्मल सरफेस इज दैट सरफेस इन विच हीट इज कांस्टेंट या हीट इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो उसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल सरफेस। ठीक है, सो हमारे पास आता क्या है, इन दिस स्टेट द टेम्परेचर ऑफ एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड गोज ऑन इंक्रीज विद टाइम, द रॉड इज सेट टू बी वेरिएबल स्टेट ऑफ हीट कंडीशन। अगर ऐसी स्टेट जहां मेरे पास जो हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया पे मेरे पास जो टेम्परेचर हीट जो है वो इंक्रीज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल स्टेट ऑफ हीट कंडक्शन, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल स्टेट। बट स्टेडी स्टेट क्या होता है हमारे पास, इन दिस स्टेट ऑफ द रॉड व्हेन टेम्परेचर ऑफ एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड बिकम कांस्टेंट, मतलब हर एक जो वो है एरिया वो क्या रहेगा मेरे पास, कांस्टेंट रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज कॉल्ड टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के रेट पे चेंज। ये देखो टेम्परेचर के रेट पे चेंज, यहाँ मैंने ग्राफ में T1 और T2 लिखा है, तो ये हमारे पास T1 टेम्परेचर और दूसरा वाला T2 टेम्परेचर। इसमें अगर चेंज आए डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट। सो फॉर्मूला है हमारे पास, टेम्परेचर ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2 अपॉन में x, दिस इज द टेम्परेचर ग्रेडियंट। क्लियर। देन आता है हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी। क्या आता है हमारे पास, थर्मल कंडक्टिविटी। तो हमारे पास एक ये क्यूब है, ये हमारे पास हॉट फेस है, ये हमारे पास दूसरा वाला कोल्ड फेस है। हॉट फेस को हम मान लेते हैं टेम्परेचर T1, दूसरे को मान लेते हैं टेम्परेचर T2, दैट मीन्स T1 इज ग्रेटर देन T2, मतलब हॉट है तो इसलिए T1 ग्रेटर होगा। द हीट क्यू फ्लोज फ्रॉम, और हीट जो है वो हॉट सरफेस से कोल्ड सरफेस की तरफ फ्लो करेगा, दैट मीन्स T1 टू T2 मेरा हीट जो है फ्लो करेगा। द हीट क्यू दैट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड फेस ड्यूरिंग द स्टेडी स्टेट। तो हमारे पास जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एरिया के, जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा हीट, जितना टी के टाइम के, टाइम है ये टेम्परेचर नहीं टाइम के, तो जितना ज़्यादा हीट उतना ज़्यादा टाइम होगा, एंड जितना ज़्यादा हीट उतना ही ज़्यादा मेरे पास चेंज इन टेम्परेचर होगा। बट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, हमारे पास डिस्टेंस के। अगर मेरे पास जितना भी डिस्टेंस कम होगा उतनी कम डिस्टेंस से जल्दी हीट होगा, है ना, तो दैट इज
x। तो t टाइम, t टेम्परेचर, x डिस्टेंस एंड a इज द एरिया। अब आता है हमारे पास कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है हमारे पास? इट इज़ द प्रोसेस बाय विच हीट फ्लोज फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू द रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर। हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के रीजन में जब मेरे पास हीट फ्लो होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। बट इसमें एक पर्टिकुलर चीज़ क्या याद रखनी है? बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मटेरियल। मतलब इसमें जो मेरा मटेरियल जो है वो मूव करेगा। मटेरियल क्या करेगा? मूव करेगा। जैसे जो लैंड ब्रीज है, सी ब्रीज है, उसमें मेरे पास क्या होती है? हवा चलती है, ठंडी ठंडी हवा चलती है, गर्म से ठंडा, ठंडा से गर्म, ये जो चलती है। तो इसमें क्या होता है? हमारे पास एक्चुअल में मटेरियल ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें कोलिजन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र नहीं होता, इसमें एक्चुअल में मटेरियल ट्रांसफ़र होते हैं। तो इस हीट के फ्लो को हम बोलते हैं कन्वेक्शन। फिनोमिना बेस्ड ऑन थर्मल कन्वेक्शन, क्या क्या फिनोमिना है? इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का जब टेम्परेचर रेगुलेट होता है तो इसमें एक्चुअल मूवमेंट होती है। सेकेंड है हमारे पास लैंड एंड सी ब्रीज। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जो हवाएं चलती है, दैट इज ऑल्सो इन दिस फिनोमिना। देन आता है हीट रेडिएशन। मतलब रेडिएशन कैसे? अब रेडिएशन एक प्रोसेस है जिससे हम हीट कर सकते हैं रेस से। ठीक है, हमारे पास कुछ वेव्स होती है जिससे हम, जैसे आपके घरों में माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव में जो है हमारे पास हीट रेज, माइक्रोवेव्स निकलती है। वेव्स, रेडिएशन है ये, वेव्स निकलती है और उससे वेव जो है वो खाने पे जाता है और खाना गर्म होता है। माइक्रोवेव के नीचे जो प्लेट रखी होती है वो गर्म नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसमें जो है हमारा मैटर ट्रांसफ़र नहीं होता और एक्सटर्नल का सराउंडिंग जो है वो हीट नहीं करता। डायरेक्ट जिसको हीट पहुंचानी है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे जाके वो अपनी रेस फेंकता है और वहाँ वो हीट कर देता है। बीच का जो सराउंडिंग है वो हीट नहीं होता। तो वही है, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट हीटिंग दी इंटरवेनिंग मीडियम। इंटरवेनिंग मीडियम मतलब जिस मीडियम में वो ट्रेवल कर रहा है उस मीडियम को बिना हीट किए हुए फाइनल पोजीशन पे जहाँ जाना है उसको डायरेक्ट ही वो हीट कर देता है। दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। क्लियर? देन आता है हमारे पास न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। दिस इज द लास्ट टॉपिक, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। तो ये क्या कहता है? यहाँ भी हमारे पास देखो न्यूटन आ गया, न्यूटन कहीं हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा। सो ये भी, इसने भी यहाँ बहुत एक बढ़िया चीज़ बता रखी है इसने। इट स्टेट दैट द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग प्रोवाइडेड द टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल। इसमें ये बोला है द स्टेट दैट इट स्टेट दैट द रेट ऑफ कूलिंग ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। मतलब जो रेट ऑफ कूलिंग है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिफरेंस पे बिटवीन द बॉडी एंड द सराउंडिंग। मतलब जो सराउंडिंग का जो होगा टेम्परेचर और जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो डिपेंड करता है रेट ऑफ कूलिंग पे, प्रोवाइडेड द टेम्परेचर इज़ वेरी स्मॉल। बट इसमें एक कंडीशन उसने और रख दी कि ये गिवन होना चाहिए कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो छोटा होना चाहिए। तो अगर हम देखें, इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आजकल तुमने एक्सपीरियंस भी किया होगा, आजकल के दिनों में कर सकते हो तुम एक्सपीरियंस। बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं हम इसका। दिस इज इन अकॉर्डिंग्स विद न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग दैट अ हॉट वाटर बकेट। मतलब आजकल जब हम गीज़र से पानी हम बकेट में भरते हैं तो पहले वो पानी जो होता है वो बहुत क्या होता है? गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है। अब गर्म से ना एकदम से, जैसे हम नहाने, मान लो हम नहाने से पहले हमने बाल्टी भरी और हमने चेंज किए कपड़े, देन उसके बाद हम नहाने गए, एकदम से पानी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। फिर उसके बाद जब वो ल्यूक वार्म हो जाता है, मतलब बहुत हल्का हल्का गर्म, मतलब हौले हौले सा गर्म होता है, तो उस हौले हौले गर्म होने से ठंडे होने का प्रोसेस जो है वो ज़्यादा टाइम लगाता है, वो थोड़ा टाइम लगाता है। बट एकदम ज़्यादा गर्म से जो हल्का गर्म हुआ वो एकदम से हो गया, और हल्का गर्म से जो ठंडा होना था वो ज़्यादा टाइम लगाया। तो ये जो फिनोमिना है, यही फिनोमिना को डिस्क्राइब किसने किया? न्यूटन्स ने किया। तो देखो इसमें पढ़ो क्या लिखा है। दिस इज इन अकॉर्डिंग्स विद न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग दैट अ हॉट वाटर बकेट कूल्स फास्ट इनिशियली। स्टार्टिंग में जल्दी ठंडा हो जाता है, अनटिल इट गेट ल्यूक वार्म देखो मैंने लिखा है हौले हौले गर्म, ठीक है। आफ्टर विच इट स्टेज सो फॉर अ लॉन्गर टाइम, ठीक है जी। देन आता है हमारे पास कंसीडर अ हॉट बॉडी टेम्परेचर टी लेट टू बी द टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंडिंग। टेम्परेचर ऑफ इट्स सराउंड, टी जो है हमारे पास क्या है? उसका सराउंडिंग का टेम्परेचर है। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, जितना ज़्यादा हीट लॉस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग। तो टेम्परेचर डिफरेंस, हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस क्या है? टी माइनस टी नॉट, एंड हमारे पास लॉस कितना है हीट का? माइनस का डी क्यू बाई डी टी। क्यू इज द हीट एंड किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? रेट बोला तो हमारे पास रेट मतलब डी टी, और लॉस हो रहा है तो इसका मतलब माइनस। सो लॉस के लिए माइनस, हीट के लिए डी क्यू, रेट के लिए डी टी। सो माइनस डी क्यू बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस टी माइनस टी नॉट।
ये जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हट के क्या आ जाएगा मेरे पास, इक्वल्स टू एंड माइनस का डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल्स टू के टी माइनस टी नॉट. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट. सो हमारे पास यहाँ चैप्टर जो है हमारा ख़त्म होता है. ठीक है. सो बाय बाय, टाटा, बेस्ट ऑफ लक.